हेलो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ किरचॉफ्स लॉज। मतलब किरचॉफ के जो दो लॉज हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में, उनको किस किस तरह से अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार किरचॉफ के दोनों लॉज को थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ। फर्स्ट लॉ हमने कहा था करंट लॉ या जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ ये कहता है कि सर्किट के किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट उस जंक्शन से जाएगा। तो जंक्शन पर आने वाला करंट इक्वल्स टू जंक्शन से जाने वाला करंट, जिसको दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन पर जितना भी करंट पहुंच रहा है उसका जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब एल्जेब्रिक सम की अगर हम बात करेंगे तो जंक्शन पर आने वाले करंट को अगर पॉजिटिव लेंगे तो जंक्शन से जाने वाले करंट को नेगेटिव ले लेंगे, या फिर वाइस वर्सा लेकर के चलेंगे। मतलब आने वाले करंट को अगर नेगेटिव लेंगे तो जाने वाले करंट को पॉजिटिव ले लेंगे, इनका एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। ठीक, ये हमारा फर्स्ट लॉ था, जिसको हम कह सकते हैं समेशन आई equals to zero, algebraic sum of the current for a junction in a circuit will be zero। सेकेंड लॉ में हमने ये कहा था कि कोई भी एक क्लोज लूप लिया जाए। क्लोज लूप का मतलब हुआ कि सर्किट के किसी भी एक पॉइंट से हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करें और उसी पॉइंट पर वापस पहुंच जाए तो एक क्लोज लूप बन जाता है। एक क्लोज लूप के लिए जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस मिलेंगे उनका जो भी एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल्स टू जीरो। अब पोटेंशियल डिफरेंस के एल्जेब्रिक सम का मतलब हुआ कि कहीं पर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, कहीं पर पोटेंशियल राइज आएगा। अगर मैं पोटेंशियल राइज को पॉजिटिव ले लूँ तो पोटेंशियल ड्रॉप को नेगेटिव ले लूँ, इनका एल्जेब्रिक सम करूंगा तो इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो उसको हमने कह दिया था समेशन v इक्वल्स टू जीरो। अब ध्यान से अगर देखें जो फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन है, समेशन आई इक्वल्स टू जीरो। तो फर्स्ट लॉ फॉलोज द चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल एंड द सेकेंड लॉ फॉलोज एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, समेशन v इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो लॉ हमने किरचॉफ के डिस्कस किए थे और एक दो एग्जांपल्स में शायद हमने इनको अप्लाई करके देखा भी था। अब कुछ सर्टेन एप्लीकेशंस और हम किरचॉफ्स लॉ के लेकर के चलते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया प्रॉपर कि मान लो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस इसके साथ में यहाँ पर है, ये दो रेजिस्टेंस इसी तरह से कुछ नीचे लगे हुए हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बीच में लगा हुआ है। ओके, और यहां पर V वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है। अब हम कुछ डेटा लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जिससे एग्जैक्टली अपन को समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन तैयार कर देता हूं, आप स्क्रीन को पॉज करके अपने लेवल पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करके अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उससे आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे। जब पूरा सॉल्व कर लो तो फिर इसके बाद में सॉल्यूशन को चेक करना। मान लो ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है 20 ओम और ये वाला रेजिस्टेंस है 10 ओम, और बीच वाले रेजिस्टेंस को अपन कुछ मान लेते हैं। मान लो बीच वाला रेजिस्टेंस भी 10 ओम है। यहाँ पर जो हमने बैटरी लगाई है, मान लो वो बैटरी है 100 वोल्ट की बैटरी है। अब क्वेश्चन ये कहता है कि हर एक रेजिस्टेंस में से पास होने वाला करंट कैलकुलेट करो। ठीक है, तो एक बार आप इसको सॉल्व कर लेना, स्क्रीन पॉज कर लेना, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। यहाँ से करंट हमने आई लिया, फर्स्ट लॉ के बेसिस पर करंट का हमने बंटवारा कर दिया। मान लो आई में से I1 करंट ऊपर चला गया, नीचे जाने वाला करंट बेटा हमने I माइनस I1 कह दिया। ठीक है, I1 जो करंट आ रहा है उस I1 में से मान लो कि I2 करंट इधर की तरफ चला गया, इधर जाने वाला जो करंट है वो I माइनस I2 हो गया। इस जंक्शन पर बात करेंगे तो लेफ्ट से करंट आ रहा है I माइनस I1, ऊपर से करंट आ रहा है I2, तो इस जंक्शन से निकलने वाला करंट हो गया I माइनस I1 प्लस I2। फिर राइट में ये जो जंक्शन है इस पर बात करेंगे तो ऊपर से करंट आया I1 माइनस I2, नीचे से करंट आ रहा है I माइनस I1 प्लस I2, इन दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ से करंट निकलेगा I। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने कह दिया A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये वाला पॉइंट कह दिया C और ये वाला पॉइंट कह दिया D। ये हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दिया। ठीक, अब अननोन काउंट कर लेते हैं I, I1 और I2, तीन अननोन है तो लूप की जरूरत हमको पड़ेगी। हमने लूप लिया कौन सा, ACDA, बाकायदा मैं लूप का नाम लिख रहा हूँ तो आप समझिए कौन से लूप की बात है। ACDA, वापस A पर आ गए। ठीक है, मान लो हम इसमें इस तरह से क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, पोटेंशियल राइज मिलेगा, उस चीज़ को ध्यान से देखते हो। अच्छा, इसमें प्लस माइनस डिसाइड करने में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ में, अभी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन को अभी सॉल्व मत करना, पिछला वीडियो देख लेना। पहले फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को अच्छी तरह से क्लियर कर लेना कि क्या तो वो लॉज कहते हैं और किस तरह से वो क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहे हैं। जब वो चीज़ क्लियर हो तभी इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है,
अब 10 ओम के रेजिस्टेंस की बात करें तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको ड्रॉप मिलेगा, ड्रॉप मिलेगा तो हमने नेगेटिव ले लिया, तो हमने लिखा माइनस का 10i1। फिर आगे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें भी ड्रॉप मिलेगा तो माइनस का 10i2। फिर आगे 20 ओम का रेजिस्टेंस है, उसमें हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको राइज मिलेगा, राइज मिलेगा तो हमने प्लस का ले लिया 20i माइनस i1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 10 को तो कॉमन लेकर के हमने ख़त्म कर दिया, साथ के साथ में माइनस और कॉमन ले लिया, तो i1 प्लस i2 माइनस का 2i माइनस i1 इक्वल्स टू 0। तो i1 प्लस i2 माइनस 2i प्लस 2i1 इक्वल्स टू 0 और 2i माइनस 3i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 0 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक अच्छी तरह से चेक करना बेटा एक बार, है ना, प्रॉपर तरीके से आराम से अच्छी तरह से देखना। अब उसके बाद में हमने दूसरा लूप ले लिया, कौन सा, CBDA। इसमें भी मान लो हम इस तरह से क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, तो अब हमने लूप लिया है CBDC। इसमें क्लॉकवाइज चले, 20 ओम के रेजिस्टेंस आएगा, ड्रॉप मिलेगा, तो माइनस का 20 ब्रैकेट में i1 माइनस i2। आगे चले, 10 ओम के रेजिस्टेंस में से पास होंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमको राइज मिलेगा, प्लस कर दिया 10i माइनस i1 प्लस i2। और आगे बढ़े तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, हमको राइज मिलेगा, तो प्लस का 10i2 इक्वल्स टू 0। क्लियर हुई बात। 10 को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन ले लिया, तो 2 ब्रैकेट में i1 माइनस i2 माइनस i माइनस i1 प्लस i2 माइनस i2 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया, 2i1 माइनस 2i2 माइनस i प्लस i1 माइनस i2 इक्वल्स टू 0। ठीक, तो कितना आ गया, माइनस का i1 की बात करेंगे तो 2 और 1 3 प्लस का 3i1। ओके, i2 की बात करेंगे 2 और 1 3 और 1 4 माइनस का 4i2 और इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आए, अभी एक इक्वेशन और चाहिए, 2 लूप बना करके 2 इक्वेशन लिखें, अभी एक इक्वेशन और चाहिए, एक और लूप बना लेते हैं। हम ऐसा कर लेते हैं ADB, इसको V मान लो, तो अब लूप क्या बन जाएगा, नीचे नीचे चलते हैं, ADBVA। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि हम कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं, A to D, D to B, B to V, V to A, नीचे ही नीचे हम चले। चलो 20 ओम के रेजिस्टेंस में से पास हुए, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमको ड्रॉप मिला तो माइनस का 20i माइनस i1। और आगे बढ़े तो माइनस का 10i माइनस i1 प्लस i2, ये ड्रॉप आया। और आगे बढ़े 100 वोल्ट की बैटरी में से पास होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाएंगे तो राइज मिलेगा, राइज मिलेगा तो हम करेंगे प्लस में 100 और इक्वल्स टू आएगा 0। यहाँ तक क्लियर हुआ। 10 को अपन कॉमन ले लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ गया 2i माइनस i1 प्लस में i माइनस i1 प्लस i2 और प्लस ये हो गया माइनस का 10 और इक्वल्स टू 0। तो 2i माइनस 2i1 प्लस i माइनस i1 प्लस i2, ठीक, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। 3i बन गया, माइनस का 3i1 बन गया, प्लस का i2 बन गया और इक्वल्स टू 10 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। चीज़ें सिंपल है, हालांकि किरचॉफ लॉ से थोड़ी सी लेंथी जरूर हो रही हैं चीज़ें, बट चीज़ सिंपल है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा कि एक्चुअल में हम किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करें ये ज़रूरी नहीं है। किरचॉफ लॉ से जनरली बोर्ड में, जेई में, नीट में कोई क्वेश्चन आता है सर्किट से रिलेटेड, रेयर चांसेस होते हैं कि आपको किरचॉफ लॉ अप्लाई करना पड़े। उसका रीज़न है, मतलब इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत ख़ास बात भी है, और एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। ख़ास बात यह है कि आपका सर्किट का
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, कितने रेजिस्टेंसेस लगे हो, कैसे भी लगे हो, आपको रेजिस्टेंस में से करंट कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वॉट एवर यू वांट टू कैलकुलेट, आप किरचॉफ से 100% उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी खासियत है कि सर्किट का कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये लेंथी प्रोसेस है। लेंथी प्रोसेस मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। अब जैसे हम यहाँ पर चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसमें टाइम लग रहा है। तो जनरली एग्जाम में हमारे क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है जिसको हमको किरचॉफ लॉ से सॉल्व करना पड़े। तो आप कोशिश यही करना कि एग्जाम में किरचॉफ लॉ अप्लाई ना करना पड़े। कोई मेथड आपको नज़र नहीं आता है तो किरचॉफ से सॉल्व करना, अदरवाइज कई मेथड्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो मैं आपको एडवाइस क्या करूँगा, किरचॉफ लॉ बिल्कुल अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखो, अच्छी तरह से उसको सीख लो, अच्छी तरह से उसको अप्लाई करना जान लो कि किरचॉफ लॉ को कैसे अप्लाई करना है और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है किरचॉफ से। बट आप पूरी तरह से इस पर डिपेंड ना रहें। आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो पहले आप कोई दूसरे मेथड्स जो भी अपन सीखेंगे, और भी आगे अपन मेथड्स काम में लेंगे, पोटेंशियल मेथड काम में लेंगे, दैट इज़ वेरी यूजफुल और थोड़ा सा शॉर्ट भी है वो। तो उस मेथड से अगर क्वेश्चन सोल्व हो सकता है तो कर दो। सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन अपन को सर्किट में वैसे ही नजर आ रहा है, उससे क्वेश्चन सोल्व हो सकता है तो कर दो। कोशिश ये करो कि किरचॉफ्स लॉ को आप अवॉइड करके चलो, लेकिन उसको सीख करके रखो, क्योंकि जब किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होगा तो किरचॉफ से वो आपका क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। ठीक, तो ये 3 इक्वेशंस हमने बना लिए। अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना है, 3 अननोन हमारे पास में है। ठीक है बेटा, तो अपन एक काम करें कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ले लें। हमको तो अल्टीमेटली I1 और I2 की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ले ले। देखो इसमें भी -3I1 है और इसमें भी -3I1 है। तो अपन एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, जिससे I1 खत्म हो जाएगा। फर्स्ट में से अगर सेकंड को माइनस करेंगे तो ये I बचा, ठीक है, I1 वाली टर्म खत्म हो गई, माइनस का 5I2 और इक्वल्स टू 0। बोलो ये बात क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि I इक्वल्स टू 5I2, या I2 की वैल्यू भी अपन ले सकते हैं। तो I की वैल्यू 5I2 मिल गई। अब हम किसी भी इक्वेशन में I की जगह 5I2 लिख सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन ले लिया, तो फर्स्ट में हमने I की जगह 5I2 लिख दिया, तो ये आ गया 2 ब्रैकेट में 5I2 माइनस का 3I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9I2 माइनस 3I1 इक्वल्स टू 0। अब एक नया इक्वेशन हमारे पास में ये आ गया। थर्ड इक्वेशन में अगर हम I की वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 ब्रैकेट में 5I2 माइनस 3I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 16I2, सही चल रहा हूँ ना मैं, 16I2 माइनस 3I1 और इक्वल्स टू 10। क्या मैंने सही लिखा? I की वैल्यू पुट की है मैंने। ओके, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 आ गया। अब 4 और 5 को देखो, 3I1 दोनों में माइनस का है, 4 में से 5 को या 5 में से 4 को माइनस कर दो। मतलब ये मैथ्स है, इसमें कोई पर्टिकुलर मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि पहले इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो। अल्टीमेटली 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, उनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। 5 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो 3I1 खत्म हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 7I2 और इक्वल्स टू आ जाएगा 10। तो I2 इक्वल्स टू आ गया 10/7। ये हमारे पास में अब एक वैल्यू आ गई, बस अब तो सारी वैल्यूज निकलती हुई चलेंगी। I2 की वैल्यू हमारे पास में 10/7, तो I इक्वल्स टू 5I2 है, तो 5 इंटू 10/7 कर देंगे तो I इक्वल्स टू 50/7 आ जाएगा। सब एम्पियर में आ रहा है। अब कहीं पर वैल्यू पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में तो I1 भी मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में मान लो वैल्यूज पुट कर दें तो I को हमने लिख दिया 50/7 माइनस का 3I1 प्लस में 4I2 का मतलब हो गया 10/7 और इक्वल्स टू 0। तो हम कह देंगे 50 माइनस 21I1 प्लस में 40 इक्वल्स टू 0। तो 21I1 इक्वल्स टू 90 हो गया और I1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 30/7। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई, I1 और I2। अब आप किसी भी रेजिस्टेंस में 10 ओम के रेजिस्टेंस में करंट चाहिए तो I1 है, I1 की वैल्यू आ गई। नीचे 20 ओम में चाहिए तो I माइनस I1 करना है, I माइनस I1 कर लो, मतलब 50/7
-30/7, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 20/7 नीचे वाले रेजिस्टेंस में। बीच का जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें I2 आएगा, I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ऊपर जो 20 ओम का है उसमें I1 माइनस I2 कर लेंगे तो 30/7 माइनस 10/7, तो ये भी 20/7 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले में I माइनस I1 प्लस I2 कर लेंगे तो इसमें भी करंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बेटा कि करंट का डिवाइडेशन आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे मैंने I करंट लिया तो नीचे I1 भेज दो, ऊपर I माइनस I1 भेज दो, जरूरी नहीं कि आप ऊपर का करंट I1 लो। ऐसे ही हम ये जो CD पोर्शन है इसमें मैंने करंट ऊपर से नीचे की तरफ I2 लिया है, आप नीचे से ऊपर की तरफ मान लेते हैं I2, क्योंकि हमें एक्चुअल में भी पता नहीं है कि C का पोटेंशियल ज़्यादा है या D का पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हम तो हिट एंड ट्रायल लेकर के चल रहे हैं कि करंट ऊपर से नीचे भी हो सकता है, नीचे ऊपर भी हो सकता है, कुछ भी मान करके चल सकते हो। तो कुछ भी मान करके चलेंगे तो फिर हम कंफर्म कैसे करेंगे कि सर नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है? ये एक बहुत सिंपल सी बात है। मैंने करंट C से D की तरफ लिया, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लिया I2। अब मैं सॉल्व कर लूंगा, जैसे मैंने अभी सॉल्व किया तो मेरे को I2 की वैल्यू पॉजिटिव मिली बेटा, I2 वैल्यू पॉजिटिव मिली, इसका मतलब मैंने करंट जिस डायरेक्शन में कंसीडर किया है वो सही है। अगर मैंने करंट D से C के डायरेक्शन में नीचे से ऊपर की तरफ लिया होता तो मुझे I2 की वैल्यू नेगेटिव मिलती। आप चाहो तो सोल्व करके देख लेना। इसलिए करंट के डायरेक्शन को लेकर के चलने में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी एक डायरेक्शन मान करके चलो, अगर वो डायरेक्शन सही है तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वैल्यू तो वही आनी है, बट आपने जो डायरेक्शन लिया है एक्चुअल में उसके अपोजिट आना चाहिए। जैसे ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में है नहीं कि मैंने I2 ऊपर से नीचे की तरफ लिया, मान लो अब सोल्व करने के बाद मुझे I2 की वैल्यू -10/7 मिलती। मान लो किसी क्वेश्चन में मैंने I2 ऊपर से नीचे लिया और I2 की वैल्यू तो नेगेटिव आई सोल्व करने के बाद, तो इसका मतलब I2 की वैल्यू 10/7 एम्पियर है, बट वो नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे नहीं है। तो जो डायरेक्शन हमने कंसीडर किया उसके अपोजिट डायरेक्शन एक्चुअल में है, तो उनका नेगेटिव आंसर आ जाएगा, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से अपन किसी भी केस में रेजिस्टेंस में करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक तो टाइप हुआ ये। अब इसी में एक दूसरा टाइप और देखें हम, इसी में एक दूसरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हम किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे, फिर हमने एग्जांपल लिया, मैं सिंपल एग्जांपल से लेकर के चीज को समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्चुअल में बनेगा नहीं, और बनेगा तो वो किरचॉफ से सॉल्व नहीं होगा, वो किसी दूसरे मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे। मैं तो आपको एक एक एग्जांपल लेकर के किरचॉफ का एप्लीकेशन बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उसको काम में लिया जा सकता है। मान लो अब ये 10 ओम है, ये 20 ओम है, ठीक है सर, ये 20 ओम है, ये मान लो 40 ओम है, बीच वाला मान लो 10 ओम है। हमने कहा कि साहब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। अब एक्चुअल में तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो क्वेश्चन आएगा वो 90% आप मान करके चलो कि बैलेंस स्टेट का आएगा। बैलेंस स्टेट का आएगा मतलब ऊपर के रेजिस्टेंस का रेशियो नीचे के रेजिस्टेंस के इक्वल आएगा रेशियो के, तो बीच वाला हट जाएगा। हमने कहा कि साहब इसको अगर हम किरचॉफ से सॉल्व करना चाहें तो एक बार किरचॉफ से सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, एडवाइस मैं आपको नहीं कर रहा हूं कि आप इसको किरचॉफ से सॉल्व करके आंसर निकालना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किरचॉफ से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। वो कैसे, मान लो V वोल्ट की बैटरी है, I करंट हो गया, यहाँ पर करंट का बंटवारा कर दिया। अब मेरे तो एक जनरल कस्टम बनाओ कि ऊपर I1 ले लेता हूँ, नीचे I माइनस I1 ले लेता हूँ, मैं हमेशा ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, तो मैं बार बार उसको चेंज भी क्यों करूँगा। ये I2 हो गया, इधर जाने वाला करंट हो गया हमारा I1 माइनस I2, इधर से आने वाला करंट हो गया हमारा I माइनस I1 प्लस I2, ये B जंक्शन पर जब मिलेंगे तो यहाँ से आने वाला करंट हो गया I। ठीक है, अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। मान लो इन सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R आता है। अब जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसको समझना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर R है तो इसका मतलब A और B के बीच में हम एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे R, V वोल्ट की बैटरी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब समझा हुआ है हमने, V वोल्ट की बैटरी, और सर्किट में करंट होना चाहिए I। सेम वोल्टेज पर सेम करंट मिलना चाहिए, एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा लो, तो वो जो एक रेजिस्टेंस लगेगा वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो V इक्वल्स टू IR। अब कहने का मतलब बेटा ये हुआ कि हमारे सामने अब ये जो सर्किट का क्वेश्चन बना हुआ है, इसके 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन जितनी भी अपन इक्वेशन लिखना चाहें वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखें कि फाइनली हमारे पास में V इक्वल्स टू IR जैसी कोई फॉर्म बने 3 इक्वेशंस को, 4 इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद।
ऐसी फॉर्म बनेगी तो इनटू में जो आर आएगा, मतलब इनटू में आई के जो चीज़ भी आएगी वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। अभी देखना इस चीज़ को कैसा, हमने ये वाला लूप लिया, ठीक है सर। अब ये वाला लूप लेकर के हमने इक्वेशन लिखा तो पोटेंशियल ड्रॉप मिला माइनस का 10I1। एक बार की मेहनत है, अच्छी तरह से उसको देख लेते हैं। माइनस का 10I2 और प्लस का 20I माइनस I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने लिख दिया I1 प्लस का I2 माइनस का 2I माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो I1 प्लस I2 माइनस 2I प्लस 2I1 इक्वल्स टू 0। तो 2I माइनस 3I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये आया। इस लूप के लिए हम बात कर लेते हैं, क्या लिखेंगे 20I1 माइनस I2, ड्रॉप है इसलिए माइनस, आगे बढ़े तो राइज मिलेगा क्योंकि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लस का 40 ब्रैकेट में I माइनस I1 प्लस I2 और प्लस का 10I2 और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आ गया 2, कॉमन ले रहे हैं माइनस का 10, I1 माइनस I2 माइनस का 4 I माइनस I1 प्लस I2 माइनस का I2 इक्वल्स टू 0। तो 2I1 माइनस 2I2 माइनस 4I प्लस 4I1 माइनस 4I2 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। आई चेक कर लो, 4I माइनस कॉमन ले रहा हूँ साथ में, ये I1 हो गया 4 और 2 6, तो माइनस का 6I1। ये I2 की बात कर लो, ये I2 4 और 2 6 और 1 7, तो प्लस का 7I2। प्लस माइनस के चक्कर में फंसना मत, माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं साथ के साथ। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ठीक है। एक नीचे नीचे वाला ये घूम करके जो मैंने आपको बताया था इस तरीके से चल करके, और ये वाला लूप सेलेक्ट कर लो। तो अब क्या लिखेंगे बेटा, 20 ओम में से पास होंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे, ड्रॉप आया तो माइनस का 20 ब्रैकेट में I माइनस I1, आगे बढ़ेंगे माइनस का 40 ब्रैकेट में I माइनस I1 प्लस I2, और आगे बढ़ेंगे तो वोल्टेज है नेगेटिव से पॉजिटिव पर हम जा रहे हैं, पोटेंशियल राइज मिलेगा तो हम लिखेंगे प्लस का V और इक्वल्स टू 0, ठीक है सर। तो ये आ गया 20I राइट माइनस का 20I1 प्लस का, माइनस कॉमन लिया है अभी मैंने, प्लस का 40I माइनस 40I1 प्लस का 40I2 और प्लस में V इक्वल्स टू 0। 60I बन गया, 60I1 विद माइनस प्लस का 40I2 और प्लस में V इक्वल्स टू 0। यहाँ से V इक्वल्स टू देखो कितना आ रहा है, V इक्वल्स टू 60I1 माइनस 60I और माइनस का 40I2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3। एक्चुअल में हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा, रीजन आपको क्लियर हो जाएगा अभी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें V और I होना चाहिए, मतलब I1 और I2 नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब हुआ कि I1 और I2 की वैल्यू I की फॉर्म में हमको मिल जाए, I1 और I2 की वैल्यू I की फॉर्म में मिल जाए। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, एक बार हमने कहा कि I1 को गायब कर देते हैं, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4I माइनस 6I1 माइनस 2I2 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ ये है और एक चीज़ ये है, डिफरेंस ले लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं तो 4I से 4I मरेगा, 6I1 से 6I1 मरेगा, तो I2 की वैल्यू 0। ये वो पुरानी वाली कहानी आ गई कि I2 इक्वल्स टू 0। आप चेक कर लो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट है या नहीं है। 10 और 20, नीचे 20 और 40 रेशियो इक्वल आ रहा है, तो 10 ओम में करंट नहीं जाएगा, तो I2 इक्वल्स टू 0। ये तो वो वाली बात हो गई। I2 0 हो गया, I2 की वैल्यू पुट कर दोगे किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पर I2 की वैल्यू पुट कर दो, ये 0 हो गया, तो 4I माइनस 6I1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा I1 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2I/3। अब ये वैल्यूज हम थर्ड इक्वेशन में रख देते हैं तो पूरी कहानी V और I की फॉर्म में आ जाएगी।
यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो v इक्वल्स टू 60, I1 को मैंने बोला है 2i/3, ठीक है, माइनस का 60i और I2 तो 0 है ही, इक्वल्स टू, राइट, ये कितना आ गया, ये 20, ये हो गया 40, तो माइनस का, एक सेकेंड, सही चल रही है क्या अपनी कैलकुलेशन, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। v इक्वल्स टू 60i1 माइनस ये i की वैल्यू 2i/3 है ना, तो 60, ये 20 आ गया, 40 आ गया, कहीं ना कहीं प्लस या माइनस की कुछ गड़बड़ हुई है। 40i प्लस का, राइट, 40i प्लस का और माइनस का 60i, तो आ गया हमारे पास में माइनस का 20i। कहीं किसी पॉइंट पर प्लस या माइनस में कुछ एक गड़बड़ है, उसको हम देख लेते हैं एक बार। तो v इक्वल्स टू, v का इक्वेशन अगर मैं देखूं तो आगे हमारे पास में 60i है ना, माइनस का 60i1 और प्लस का 40i2, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, 60i माइनस 60i1 और प्लस का 40i2, तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, i2 की वैल्यू 0 हो गई, 60i आ गया, i1 इक्वल्स टू 2i/3, i1 को अपन ने 2i/3 लिख दिया, तो ये 20 आ गया। ये डायरेक्शन कुछ अपोजिट हो जाएगा। इसको सॉल्व करके एक बार कंफर्म आप कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी है, तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कहीं हो सकता है कि कोई सिली मिस्टेक मुझसे प्लस या माइनस की हुई हो, आप इसको एक बार चेक कर लेना। कहने का मतलब ये हुआ कि v को हमने जब सॉल्व किया तो फाइनली i की फॉर्म में वो हमारे पास आ जाएगा, तो जो i के इनटू में लिखा हुआ होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो जो लिखा होगा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। हालांकि फिर मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ कि मैं आपको एडवाइस ही नहीं करता हूँ कि आप किरचॉफ से इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आया, वीटी स्टोन ब्रिज का आया, बैलेंस स्टेट है, तो किरचॉफ से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किरचॉफ से निकाला जा सकता है। अब इसको डायरेक्ट वीटी स्टोन ब्रिज की बैलेंस स्टेट से देखें तो ऊपर के दोनों का रेशियो 1/2 हो गया, नीचे के दोनों का रेशियो 1/2 हो गया, तो बीच वाले रेजिस्टेंस को अपन हटा देंगे, ऊपर वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में हो गए तो 30 ओम आ गया, ठीक है, ऊपर 30 ओम का रेजिस्टेंस आया, नीचे के दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए तो इनका 60 ओम आ गया। अब हम कह देंगे 30 और 60 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 30 × 60/30 + 60, तो ये हो गया 30 × 60 और अपॉन में कितना आ गया 90, तो ये आ गया बेटा 3 और ये 20 ओम, वो 20 हमारा आ रहा है, बस एक माइनस वाला चक्कर है, तो वो प्लस माइनस थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ह्यूमन बीइंग होने के नाते कहीं ना कहीं मुझसे कोई मिस्टेक इसमें प्लस या माइनस की हो सकती है, वो आप थोड़ा सा चेक कर लेना, बाकी चीज़ अपन को क्लियर है कि किस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपन किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी सर्किट में किसी भी रेजिस्टेंस में अपन करंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक पोटेंशियल मेथड और आता है, किरचॉफ लॉ को ही काम में लेते हुए पोटेंशियल मेथड की बात भी कर सकते हैं। उस पोटेंशियल मेथड को भी आप एक बार थोड़ा सा समझो कि वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। हमने ये रेजिस्टेंसेस ले लिए, ये एग्जांपल ले लिए, वो पोटेंशियल मेथड किस तरह से काम करेगा उसको आप एक बार देख लें, ठीक है। फिर उसके एग्जांपल्स में करा दूंगा, अभी एक बार इसको नॉर्मल वे में लेकर के चलें कि जैसे मान लो हमने एग्जांपल लिया था, डेटा लेकर के चलते हैं कुछ, कि मान लो ये 100 वोल्ट की बैटरी है, ऊपर का रेजिस्टेंस ये 10 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस मान लो 20 ओम है, ये वाला रेजिस्टेंस 20 ओम है, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 40 ओम है, और ये वाला रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम है। अब हमको मान लो सारे रेजिस्टेंसेस में करंट कैलकुलेट करना है, थोड़ी सी हेल्प अपन किरचॉफ की लेंगे, लेकिन इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ काम में लेने के बजाय फर्स्ट लॉ हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, इसको अपन कहते हैं बेटा पोटेंशियल मेथड, ठीक है। पोटेंशियल मेथड एक्चुअल में क्या होता है कि आप सर्किट में किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल को जीरो कंसीडर कर लो, किसी भी एक पॉइंट पर जीरो कंसीडर करो, फिर उसको रेफरेंस लेते हुए बाकी के पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिखो। जैसे हम सिंपली क्या करते हैं भाई, नेगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल मान लेते हैं, तो पॉजिटिव टर्मिनल 100 वोल्ट हो गया। अब ये जीरो है तो ये वाला जीरो पोटेंशियल,
ये 100 है तो ये 100 पोटेंशियल, बीच में कुछ नहीं है तो ये भी 100 वोल्ट हो गया, यहाँ बीच में कुछ नहीं है तो ये भी 0 हो गया। अच्छा ये 0 तो ये 0 हो गया, और ये 100 है तो ये 100 हो गया, ऐसे बढ़ते जाएं। ठीक है, अब ये 100 है तो ये 100 हो गया, ये 100 है तो ये 100 हो गया, क्योंकि बीच में कुछ नहीं मिल रहा हमको, कोई रेजिस्टेंस। बट यहाँ 100 है तो यहाँ बीच वाले पे, जैसे हमने कहा कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ए पर अगर 100 है तो सी पर 100 नहीं बोलोगे, क्योंकि सी और ए के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो हमने सी पॉइंट पर पोटेंशियल को V1 मान लिया। ऐसे ही हम डी पर पोटेंशियल 100 या 0 नहीं बोलेंगे, यहाँ के पोटेंशियल को हमने V2 मान लिया। ठीक, अब हम अब हमारे पास में देखा जाए तो अननोन दो हैं, V1 और V2। आप सोचो बेटा एक बार कि अगर आपके पास में V1 और V2 की वैल्यू आ जाए तो आपको सारे रेजिस्टेंसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा, सारे रेजिस्टेंसेस पर पोटेंशियल डिफरेंस पता लग जाएगा V1 और V2 मिल जाए तो, क्योंकि बाकी के सारे पॉइंट्स का तो पोटेंशियल आपको मालूम है, तो सब जगह का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब V1 और V2 चाहिए, मतलब दो इक्वेशन बनाना है, तो हमने क्या किया, C पर जंक्शन लो लगा दिया, फर्स्ट लो लगा दिया, यहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे, D पर जंक्शन लो लगा करके दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, हमको नहीं पता कि C जो जंक्शन है उसमें किधर से तो करंट आ रहा है और किधर करंट जा रहा है, हमको नहीं पता। हम हमारी तरफ से मान लें कि भाई इस वायर में से करंट इधर की तरफ आ रहा है, इस वायर में से करंट इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और इस वायर में से करंट इधर की तरफ जा रहा है। कैसे भी मान लो, तीनों वायर में से करंट जंक्शन की तरफ आता हुआ मान लो, तीनों में जंक्शन से दूर जाता हुआ मान लो, दो में से जंक्शन की तरफ आता हुआ और एक में से जंक्शन से दूर जाता हुआ, कैसे भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डजेंट मैटर। ठीक है, अब हम ये वाला करंट कितना बोलेंगे, ये करंट कितना बोलेंगे, 100 और V1, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इस रेजिस्टेंस के लिए, 100 माइनस V1, पोटेंशियल डिफरेंस तो 100 माइनस V1 हो गया, अपॉन में रेजिस्टेंस कर देंगे, क्योंकि मैं फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं, V इक्वल्स टू आई आर, तो I इक्वल्स टू V अपॉन आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो 100 माइनस V1 अपॉन में रेजिस्टेंस हो गया 10, ये तो ये वाला करंट हो गया जो जंक्शन की तरफ आ रहा है, ऐसे ये वाला करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहा है। अब यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0, तो ये वाला करंट हम कितना लिखेंगे, 0 माइनस V1 और अपॉन में रेजिस्टेंस आ गया 20। ठीक है, ये जो C टू D वाली बात कर रहे हैं, इसमें करंट कितना बोलेंगे, नीचे जाता हुआ मान रहे हैं, मतलब हम V1 को V2 से ज्यादा मान रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोलेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन में रेजिस्टेंस आ गया 10। आने वाला टोटल करंट कितना हुआ, इतना, और जाने वाला करंट हुआ इतना, तो इक्वल कर देते हैं। ध्यान से देखो आप, मतलब ये करंट मैं I1 मान लूं, ये वाला करंट मैं I2 मान लूं, और ये वाला करंट मैं I3 मान लूं, तो ये बेटा I1 लिखा है, ये मैंने I2 लिखा है, और ये मैंने I3 लिखा है, फर्स्ट लॉ के बेसिस पर। क्लियर है बात। अच्छा, अब ऐसे इस जंक्शन की बात कर लो कि इधर से तो करंट ये आ रहा है, मान लो इधर करंट ये जा रहा है, मान लो इधर करंट ये जा रहा है, उल्टा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसके हिसाब से ध्यान रखना। अब आने वाला करंट, इस जंक्शन पर आने वाला करंट कितना लिखेंगे, V1 माइनस V2 अपॉन 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जाने वाला करंट। अब ये जाने वाला करंट इधर की तरफ कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V2 माइनस 100 अपॉन में 20। ऐसे इधर वाले के लिए बात करेंगे तो ये 0 पोटेंशियल पर है, तो ये अपन क्या लिखेंगे, V2 माइनस 0 अपॉन 40, तो जाने वाला टोटल करंट कितना आ गया, इतना। एक इक्वेशन ये आया हमारे पास में और एक इक्वेशन ये आया, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो बस। V1 और V2 दो अननोन है, सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी, सही है सो नो। अब वो कैलकुलेशन आप कर लेना, कहने का मतलब ये हुआ कि V1 और V2 दो अननोन है, तो जहां पर वो पोटेंशियल लिए हैं उन जंक्शंस पर फर्स्ट लॉ अप्लाई कर दो, सारे करंट जाते हुए दिखा दो, सारे करंट आते हुए दिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरूरी नहीं कि इक्वेशन जैसे मैंने ये बनाया आप भी बनाओ, लेकिन आप सारे करंट जाते हुए बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लस माइनस करोगे, अल्टीमेटली इक्वेशन वही बनेगा जो मैंने बनाया है। ऐसे ही इस डी जंक्शन पर भी सारे करंट आते हुए सारे करंट जाते हुए मानोगे तो भी अल्टीमेटली इक्वेशन वही बनेगा, क्योंकि उसके हिसाब से प्लस माइनस आ जाएगा। तो इक्वेशंस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे आप इसको चेक करके देख लेना, फिर भी अगर कोई डाउट हो एक बार इसको रिपीट करके देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में उस चीज़ को डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है,
अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो V1 और V2 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। अब सोचो V1 और V2 आ गए तो कौन से रेजिस्टेंस में करंट नहीं आ सकता। ऐसे ही हमने मान लिया, केवल मान लिया हमने कि भाई साहब V1 की वैल्यू कितनी आ गई, V1 की वैल्यू आ गई है मान लो 50 वोल्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50 वोल्ट आएगा, मैं मान रहा हूँ। तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई, V2 की वैल्यू भी 50 वोल्ट आएगी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आप बात करोगे तो V1 और V2 दोनों इक्वल आएंगे सर। आप सोच कर ये देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि V1 और V2 दोनों इक्वल आएंगे। इस क्वेश्चन में तो दोनों इक्वल आएंगे क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट है। मैं बार बार व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट का ही क्वेश्चन क्यों उठा रहा हूँ, जिससे हमारे आंसर को कंफर्म करना, जस्टिफाई करना ईजी हो जाए, क्योंकि हमको रिजल्ट पहले से मालूम है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस स्टेट है तो CD में कोई करंट नहीं होगा, मतलब बीच वाले 10 ओम में कोई करंट नहीं होगा, मतलब C और D का पोटेंशियल सेम आएगा। तो C और D का पोटेंशियल सेम आना चाहिए। तो V1 अगर 50 आएगा तो सोल्व करने से V2 भी 50 आएगा। अब हमारे इस रेजिस्टेंस में तो करंट 0 हो गया, ये वाला करंट तो आ गया हमारा 0। अब देखो ये 50 है, ये 100 है, तो हमको इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम हुआ तो इसका करंट मालूम हो जाएगा। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 50 माइनस 0। इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 50 माइनस 0। सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस की आप बात करो, पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास है, और पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है तो हर रेजिस्टेंस में करंट कैलकुलेट कर सकते। तो जरूरी नहीं कि पूरा किरचॉफ इसमें अप्लाई किया जाए। तो इस तरह से अपन पोटेंशियल मेथड को काम में ले सकते हैं। ये तो मैंने किरचॉफ में पोटेंशियल मेथड को अप्लाई करके और फिर वो पोटेंशियल निकाल करके सारे रेजिस्टेंसेस में करंट को कैलकुलेट करना बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं पोटेंशियल मेथड पर ही बात करूंगा और उसके कुछ सर्टेन एग्जांपल्स और लेकर के चलूंगा, जिससे आपको पोटेंशियल मेथड में और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी और आपको पता लगेगा कि वास्तव में पोटेंशियल मेथड कितना अच्छा मेथड है। उससे आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिखना आना चाहिए कि इस पर इतना है तो इस पॉइंट पर इतना आएगा और इस पॉइंट पर इतना आएगा। फिर उसके बाद में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस में नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर के आऊँगा पोटेंशियल मेथड से रिलेटेड, उनको आप ध्यान से देखना और आपको पोटेंशियल मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। इसमें अपन ने किरचॉफ लॉ की बात की है और पोटेंशियल मेथड की थोड़ी सी बात की है। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो एक बार देख करके आप उसको मुझे क्वेरी बॉक्स में डाल देना, मतलब कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर इसको अपन देखते हैं। ओके, तो फिर जल्दी ही मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।